देन दूसरा कौन सा था हमारा C4 पैथवे, या फिर जिसको क्या बोल सकते हैं हैच एंड स्लैग पैथवे। ये C4 प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें पहला प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का C4 ऑर्गेनिक एसिड होगा। कुछ प्लांट्स C4 ऑर्गेनिक एसिड का नाम याद है ना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अभी बताया था, OAA, इसमें 4 कार्बन होते हैं, तो इसलिए C4 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड इसका पहला प्रोडक्ट होगा, इसलिए हम इसको C4 बोल रहे हैं। सम प्लांट्स लाइक रुबिस्को एंजाइम इन देयर मेसोफिल सेल्स, कुछ प्लांट्स हैं जिसके पास ये एंजाइम नहीं है, रुबिस्को एंजाइम, जो कौन से स्टेप में यूज हुआ था, कार्बोक्सिलेशन वाले पहले स्टेप में यूज हुआ था इन C3 साइकिल। तो कुछ ऐसे प्लांट है जिसके पास ये एंजाइम ही नहीं है, तो अगर रुबिस्को नहीं होगा तो C3 पैथवे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उनके पास होगा C4 पैथवे। C3 पैथवे में एक एंजाइम यूज हो रहा था रुबिस्को। जब इन प्लांट्स के पास वो एंजाइम ही नहीं है तो वो पैथवे तो चल नहीं पाएगा, तो ऑल्टरनेटिव पैथवे चलता है इनमें जिसका नाम है C4 पैथवे। और ये कौन से प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स कौन से होते हैं, ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। मेज हो गया, शुगर केन, मिलेट्स एंड सेवरल वीड्स, ये इन प्लांट्स के पास, ये प्लांट्स हमारे C4 प्लांट्स होते हैं। C4 प्लांट्स की एनाटमी थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है। C4 पैथवे अकर्स इन द मीजोफिल सेल्स, जो मीजोफिल सेल्स एनाटमी में जो हमने लीव की एनाटमी पढ़ी थी उसमें मीजोफिल सेल्स पढ़े थे, जो उसका पूरा फिलिंग टिश्यू होता है वो हमारा मीजोफिल सेल्स से बनता है। डाइकॉट्स मोनोकॉट्स में अलग अलग था ना, डाइकॉट्स में मीजोफिल 2 टाइप की थी, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, मोनोकॉट्स में पूरी सेम ही थी। तो मीजोफिल सेल्स होती है ये हमारी C4 पैथवे में, C4 पैथवे मीजोफिल सेल्स के अंदर ही चलता है। C3 पैथवे इज द मेन बायोसिंथेटिक पैथवे। ये जो C4 प्लांट्स है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें C4 पैथवे अकेला चल रहा है, इसमें दोनों चलेंगे, C4 C3 दोनों चलेंगे इसमें। और जो बायोसिंथेटिक काम होगा, जो मेन काम होगा, बायोसिंथेटिक का मतलब है शुगर का फॉर्मेशन, सिंथेसिस किस चीज़ का कर रहे थे प्लांट, शुगर का, वो C3 में ही चलेगा। तो भी समझ आएगा दोनों कैसे चलेंगे, अभी इतना समझ लो, चलेंगे इसमें दोनों C4 में, C3 भी C4 भी। लेकिन जो शुगर सिंथेसिस होगा वो कौन से पैथवे में होगा, C3 में, जो मेन हमारा बायोसिंथेटिक पैथवे है। इसका C4 का अल्टरनेटिव रूट है, वो कुछ करेगा भी, थोड़ी देर में समझ आएगा क्या करेगा, बट ये होगा C4 मीजोफिल सेल्स में होगा। तो इनमें डिफरेंट क्या है, इनकी जो टेम्परेचर टॉलरेंस होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू C3। इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो इसमें नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती इनमें। फोटो रेस्पिरेशन भी अभी थोड़ी देर में आएगी, अभी के लिए याद कर लो C4 पैथवे वाले जो प्लांट्स हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। ग्रेटर बायोमास प्रोडक्टिविटी होती है, ज़्यादा बेटर होते हैं। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, तो इसमें वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बायोमास प्रोडक्टिविटी इसकी हायर होती है। इसकी लीफ की एनाटमी स्पेशल होती है जिसको हम बोलते हैं क्रांस एनाटमी। क्रांस एनाटमी का क्या मतलब है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ बंडल शीट सेल्स अराउंड वस्कुलर बंडल, जो इसके वस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके अराउंड बहुत सारे बंडल्स में, लेयर्स में बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट होती है। बंडल शीट सेल्स क्या करती है, ऑक्सीजन को नहीं आने देती अंदर। इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे तो गैस डिफ्यूज कर पाएगी, तो ऐसा नहीं होने देता है। और इसके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर देयर। दोनों प्लांट्स में एक बार डिफरेंसेस लिखे हैं, देख लो जल्दी से। लीव्स, C4 की लीव्स में क्रांजेनाइट में होती है, यहाँ पे नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जनरली नॉट इन बंडल शीट सेल्स। यहाँ पे C3 प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। मीजोफिल सेल्स में हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। इसमें मीजोफिल सेल्स परफॉर्म ओनली इनिशियल फिक्सेशन, जो मीजोफिल सेल्स पड़ी थी अभी वो इनिशियल काम करेंगी, इनिशियल फिक्सेशन करेंगी। और जो हमारे C3 प्लांट है इसमें ना 2 सेल्स है, मीजोफिल और बंडल शीट सेल्स, दोनों में अलग अलग काम होगा, अभी पैथवे पढ़ाऊंगी तो समझ आएगा। लेकिन C3 में सिर्फ मीजोफिल सेल्स ही इकलौती है जो सारा काम करी, पूरी फोटोसिंथेसिस, पूरा बायोसिंथेटिक फेज, पूरी C3 साइकिल मीजोफिल सेल्स के अंदर ही चलेगी। लेकिन इसमें 2 टाइप की सेल है, बंडल शीट और मीजोफिल। इनिशियल काम हमारी मीजोफिल सेल करेगी। और ये कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। C3 में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, गैसेस डिफ्यूज कर सकती है। ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारे फोटोसिंथेसिस में C4 प्लांट्स, मोर एफिशिएंट। रीज़न क्या है इसका, इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन व्हेन स्टोमाटा इज क्लोज्ड। स्टोमाटा बंद हो जाता है तब भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ये। और जो हमारी C3 प्लांट्स है उसकी एफिशिएंसी कम है एज कम्पेयर टू C4, तो C4 बेटर प्लांट्स है, अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में C4 प्लांट्स होते हैं वहाँ पे अच्छी अडेप्टेबिलिटी दे रहे हैं उनको। क्या होगा, C4 पैथवे के क्या क्या स्टेप्स होते हैं।
C3 के सिर्फ 3 स्टेप थे। C3 3 स्टेप, 3 कार्बन, 3 उसके नाम में ही 3 आ रहा है और उसमें स्टेप भी 3 थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। यहाँ पे 5 स्टेप्स है। CO2 फिक्सेशन एंड रिडक्शन होगा मेसोफिल सेल्स में। इनिशियल वाला काम मेसोफिल सेल्स में ही हो रहा है। C3 में सब कुछ मेसोफिल में हो रहा था। इसमें फिक्सेशन जो होगी कार्बोक्सिलेशन, CO2 फिक्सेशन मतलब कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन इन मेसोफिल सेल्स। फिर क्या होगा उसके बाद, जो बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा रिडक्शन के बाद, वो चला जाएगा, इसमें बंडल शीट सेल्स थी एक एक्स्ट्रा, तो बंडल शीट सेल के पास फिर उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद इसमें 4 ही स्टेप्स है, 4 कार्बन है, 4 स्टेप्स है, एक ट्रांसपोर्ट है, बस स्टेप्स 4 है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन हुआ, अब फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा बंडल शीट सेल में आके, फिर से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा ताकि C3 पैथवे चल सके। फूड बनाने के लिए C3 चलाना है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया ताकि एक कार्बन निकले और 3 कार्बन की चीज़ बने, क्योंकि C3 में 3 कार्बन ही था, 3 कार्बन का हमारा प्रोडक्ट बना था फिक्सेशन के बाद। फिर उसी से हमारा ग्लूकोज बना था। फिर वापस से ट्रांसपोर्ट करेंगे मेसोफिल सेल्स में, फिर रीजनरेशन करवाएंगे। अभी सबसे पहले होगी मेसोफिल सेल्स में, डिटेल में समझ आएगा ये। फिक्सेशन होगी मेसोफिल, सबसे पहला स्टेप मेसोफिल सेल्स में फिक्सेशन होगी। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होगा, यहाँ पे ये पता होना चाहिए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 का कौन था, RUBP। यहाँ पे कौन है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यहाँ पे हमारा PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड या पायरुवेट, इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन कंपाउंड है ये। एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलेगी तो CO2 फिक्सेशन होगा, या जिसको हम कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। तो 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं 2 से मल्टीप्लाई करने वाला, सिंपल बन जाएगा। एंजाइम, इसका एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम रिएक्टेंट के नाम पे ही होगा, पेप कार्बोक्सिलेज। इससे C3 में क्या था एंजाइम हमारा, रुबिस्को, राइबुलोज, बिसफोस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। वो जो एंजाइम था उसकी 2 एक्टिविटी थी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी थी, कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता था, ऑक्सीडेशन भी करा सकता था, ऑक्सीलेज भी आ रहा था उसके नाम में, लेकिन PEP सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो PEP 3 कार्बन का हमारा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, CO2 को एक्सेप्ट करेगा और 4 कार्बन का हमारा फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट बना लेगा। ये पहला स्टेप है हमारा। कहाँ पे होगा ये, मेसोफिल सेल्स के अंदर। इसके बाद मेसोफिल सेल्स के ही अंदर दूसरी चीज़ क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन में क्या होगा, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना था वो रिड्यूस हो जाएगा मैलिक एसिड में। ये भी 4 कार्बन का ही है, लेकिन मैलिक एसिड में चेंज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। और जब हम रिडक्शन करते हैं तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, जिसके पास H होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है रिडक्शन में। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NADPH आर यूटिलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन और H+ इसके हम यूटिलाइज करेंगे रिडक्शन के लिए। और एंजाइम का नाम क्या है, मैलिक डिहाइड्रोजनेज। इसी के ऊपर है जो प्रोडक्ट बन रहा है, मैलिक एसिड बन रहा है, मैलिक डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि डिहाइड्रोजनेज का मतलब है रिडक्शन करवाना। डिहाइड्रोजनेज का मतलब है, डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रिडक्शन हो जाएगी इसकी ऑक्सैलो एसिटिक की टू मैलिक एसिड। फिर जब ये रिड्यूस हो गया मेसोफिल सेल्स के ही अंदर, 2 स्टेप हो गए, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। अब रिड्यूस होने के बाद ये मैलिक एसिड जो है इसका ट्रांसपोर्ट होगा। मैलिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे बंडल शीट सेल्स में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, 2 सेल्स के बीच का कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस का ट्रांसफर हो सकता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो ये ऑक्सैलो एसिटिक का रिडक्शन हुआ टू मैलिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ NADPH, जो इसको अपना H दे देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा NADP+ में। ऑक्सीडाइज हो गया मतलब खुद, क्योंकि इसका H चला गया, जिसका H जाता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और जिसके पास H जाता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये रिड्यूस होकर मैलिक एसिड बन गया 4 कार्बन का। ये जाएगा ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीट सेल्स के अंदर, जहाँ पे एंजाइम होता है रुबिस्को। तो इसकी मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। ये जो बंडल शीट सेल्स हैं, छुपे हुए सेल्स हैं अंदर। अभी पढ़ा था ना, बंडल शीट सेल्स सेवरल लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इन बंडल शीट सेल्स में हमारा मैलिक एसिड चला जाएगा।